हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं है। 543 सीटों वाली लोकसभा में जहां बहुमत के लिए 272 सीटें होनी चाहिए, भाजपा के पास केवल 240 ही सीटें हैं। एनडीए को मिलाकर के 298 सीटें हैं। लेकिन भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन का संविधान संशोधन विधेयक पेश करने का साहस कहां से कर रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर यह बात सुनने को मिलती है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब समर्थन वापस लेने ही वाले हैं, मोदी सरकार गिरने ही वाली है। तो फिर आखिर जब एक तरफ सरकार गिरने वाली है, उसी समय सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का संविधान संशोधन विधेयक पेश करने का साहस कहां से कर रही है। चलिए देखते हैं कि अगले हफ्ते जो वन नेशन वन इलेक्शन का संसद में बिल पेश होने वाला है, उसको पारित कराने के लिए सरकार को लोकसभा में कितने सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। वह सांसद कहां से जुटाएगी सरकार, और क्या इस मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को मजबूत टक्कर देते हुए बिल वापस करने के लिए बाध्य कर देगी। क्या विपक्ष मोदी सरकार के लाए इस बिल को लोकसभा में पराजित कर देगा और सरकार को गिरा देगा, या कि मोदी सरकार बिल पास करवा लेगी और विपक्ष की एकता की कलई खुलने वाली है। आइए आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 368, इसका भी पैरा 2 है। इसके खंड 2 में लिखा हुआ है संविधान के कि भारत के संविधान में कोई संशोधन करने के लिए संसद में जो विधेयक पारित किया जाएगा, उसके लिए उसके कुल वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, और वो 2/3 बहुमत कुल सदस्यों के आधा से कम नहीं होना चाहिए। यानी जितने सांसद उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3। लेकिन वो 2/3 जो है वो कुल सदस्य, चाहे वोट दे रहे हैं, उपस्थित हुए हैं या नहीं दे रहे हैं, नहीं उपस्थित हुए हैं, के आधे से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में इस समय लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। इसके हिसाब से 2/3 कितना बनेगा? 362। अब 362 तो है नहीं बीजेपी के पास। बीजेपी के अपने 240 सांसद हैं, एनडीए को मिलाकर के 298 सांसद हैं। अगर हम इन 298 सांसदों के हिसाब से बात सोचें कि एनडीए के 298 सांसद हैं, क्योंकि एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने समर्थन कर दिया है, नीतीश कुमार जी भी समर्थन करने जा रहे हैं, तो मान लें कि पूरा एनडीए कुनबा एक साथ है, तो भी 362 नहीं है बल्कि 298 है। तो अब 298 पर यह विधेयक कैसे पारित करवाएंगे? तो अभी आपने सुना कि अनुच्छेद 359 के खंड 2 में जो लिखा है, उसके मुताबिक कुल सांसदों का 2/3 नहीं देखा जाता है, बल्कि जितना वोट दे रहे हैं सदन में उपस्थित होकर, उनका 2/3। तो अगर कुछ सांसद वॉकआउट कर जाएं, कितने? उतने कर जाएं जितने पर कि 298 ही 2/3 बन जाए। तो 298 2/3 कब बन जाएगा? जब संसद में वोट देने वाले सांसदों की संख्या 447 हो, यानी 96 सांसद कम लोकसभा में रहें। 96 सांसद अगर वॉकआउट कर जाएं या वोट में भाग न लें, तब कुल सदस्य संख्या जो वोट दे रहे हैं कितनी हो गई? 447। इसका 2/3 हो जाएगा 298। तो अगर 445-46 सांसद रहें तो 298 सदस्यों पर ही संविधान संशोधन बिल यह पारित करवा लेगी मोदी सरकार। अब सवाल यह बनता है कि तो ये 96 सांसद, 543 में से हमने 447 हटाया तो 96, एक और जोड़ लीजिए, तो ये ताकि बहुमत दिखाई दे, ये 97 सांसद कौन होंगे जो वॉकआउट करेंगे? जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियों के होंगे।
और विपक्षी पार्टियां यानी जो एनडीए में नहीं हैं वे भी दो तरह की हैं। वे पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं और वे पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं हैं, अलग हैं। जैसे नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावण, ये इंडिया गठबंधन में नहीं है लेकिन ये एनडीए में भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, जो न तो इंडिया में है न एनडीए में है। सवाल यह बनता है कि क्या जो ऐसे घटक दल हैं जो इंडिया एनडीए किसी में नहीं है, उनकी संख्या 97 है? तो उत्तर आएगा नहीं, 97 वो कुल मिलाकर नहीं है, उनकी संख्या कम है। तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन में फूट डाली जाएगी, क्योंकि जब तक ये संख्या नहीं हासिल करेंगे तब तक ये बिल पारित नहीं करवा पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं से इंडिया ब्लॉक के दलों पर नजर लगा रही है। अगर इंडिया घटक दल के कुछ सांसद इस विधेयक के पक्ष में वोट कर दें तो फौरन यह संख्या बढ़ जाएगी, 298 से उतनी बढ़ जाएगी। और कुछ वॉकआउट कर जाए तो यह संख्या 447 से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब यहां पर ये इनके पक्ष में कुछ ज्यादा लोग वोट कर देंगे तो ज्यादा सांसद वोट करेंगे, तब भी इनका 2/3 बन जाएगा और शेष कुछ वॉकआउट कर जाए। तरीका यही निकाला जा सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर जो वोटिंग होगी वह ध्वनि मत से नहीं हो सकती, उसके लिए वोट कराना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि संसद में हो रही इस कार्रवाई पर, खासकर उस दिन की वोटिंग पर बहुत नजर रखना है कि उस दिन कौन सी पार्टी किधर जाती है। और ये आने वाले भारत की राजनीति को नापने वाली एक घटना होगी, मापने वाली एक घटना होगी। प्रियंका गांधी जी ने कल लोकसभा में बहुत अच्छा भाषण दिया है, लेकिन दुनिया यह भी जानती है कि वो भाषण लिखित रूप में था, कुछ विद्वान लोग लिख करके वो दिए थे उनको बोलने के लिए। फिर भी उनकी भाव भंगिमा के आधार पर अगर कहा जाए तो उनमें एक बड़े नेता का रूप दिखा है। क्या वे इसको अपने राजनीतिक कौशल में इस रूप से समाहित कर पाएंगी कि भारत की बड़ी जनता को अपने तरफ अपना वोट बैंक बनाने में भी कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि राहुल गांधी के साथ चाहे पदयात्रा में जितने भी लोग शामिल हो जाएं, लोग वोट नहीं करते हैं। और वोट न करने के सबसे बड़े 2 कारण जो हैं, उनमें से एक कारण है ब्राह्मण विरोधी राजनीति। ब्राह्मण विरोधी राजनीति इतनी ज्यादा होती है उत्तर भारत में खास करके कि उसकी प्रभाव में कांग्रेस पार्टी भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कांसीराम जी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी भी सांपनाथ या नागनाथ में से है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी जिस राम मनोहर लोहिया जी की बात करते हैं, जिनके ये वारिस हैं, जिस जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, जिनके ये वारिस होने का दावा करते हैं, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, ये दोनों ही धुर कांग्रेस विरोधी नेता थे। तो आज जो पार्टियां राम मनोहर लोहिया के विचार से निकली हैं या जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद से निकली हैं, वे कांग्रेस की पैदाइशी राजनीतिक शत्रु हैं। वो आज कांग्रेस को अपने साथ इसलिए केवल खड़ा कर लेती हैं क्योंकि कांग्रेस उनका वोट काट नहीं सकती, न उनमें कोई वोट जोड़ सकती है। कांग्रेस के पास अपना कैडर थोड़ा है और पैसा देती है चुनाव लड़ने के लिए वो पार्टी, तो इसलिए ये लोग साथ में रख लेते हैं। यही कारण है कि जब मन करता है तब साथ में रखते हैं, जब मन करता है तब हटा देते हैं। तो क्या प्रियंका गांधी जी इस पहली चुनौती से निपट पाएंगी, इस दूसरी चुनौती से निपट पाएंगी? पहली चुनौती क्या है कि कांग्रेस पर जो ब्राह्मणों की पार्टी होने का ठप्पा लगा है और समाज में ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष है, बहुत हद तक अनावश्यक रोष भी है। इस रोष का फायदा कौन ले रहा है? यह सन 90 से कौन लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर बैठ रहे हैं, आप देख लीजिए, वही लोग फायदा ले रहे हैं। क्योंकि दलितों का नेता नहीं उभर पाया। जिस ईवीएम के खिलाफ इतने नारे लग रहे हैं, उस ईवीएम का सबसे बड़ा चेहरा थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, जो दलित समाज से आते हैं।
यदि ईवीएम इतना खराब है और सारी पार्टियां उसके खिलाफ थी तो यह तो आज महानायक के रूप में जाने जाते, लेकिन उनको टिकट ही नहीं किसी ने दिया। यानी समाज की सच्चाई यह है कि समाज जहां ब्राह्मण का विरोध तो करता है लेकिन दलित का नेतृत्व तो स्वीकार नहीं करता है। और यह तब समाज कौन है? समाज है बीच का ओबीसी समाज। क्या प्रियंका गांधी जी अपने ब्राह्मण होने का जो कार्ड लगा हुआ है, जो धब्बा लगा हुआ है अन्य समाज की निगाह में, उसको मिटा पाएंगी? और क्या प्रियंका गांधी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचार से जो पार्टियां निकली हैं, उन पार्टियों के समर्थकों और नेताओं को कांग्रेस के नेतृत्व में अपने पीछे खड़ा होने और दलितों को नेतृत्व देने के लिए तैयार करा पाएंगी? ये इतनी बड़ी चुनौती है कि जब तक इस चुनौती से कांग्रेस आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेगी और इसको जीत नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस का कोई उद्धार नहीं होने वाला है, चाहे कितने अच्छे भाषण दे दें, चाहे जितने अच्छे सेल्फी ले लें। मैं अपनी इस बात को और साफ करने के लिए एक बात कह दूं कि हरियाणा में जाटों की कई पार्टियां हैं, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने जाट को सीएम बना करके उनके साथ राजनीति की। विरोध कौन किए? वहां का यादव समाज किसको वोट दिया है? बीजेपी को। मध्य प्रदेश का यादव समाज किसको वोट देता है? कांग्रेस को या भाजपा को? भाजपा को। महाराष्ट्र का ओबीसी समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज किसको वोट देता है? भाजपा को। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुर्मी समाज से आते हैं, कौन सी पार्टी में चले गए हैं? भाजपा में। तो जो ये 90% और 85% का नारा चलता है, जिसको कांग्रेस भी अपनी तरफ ला रही है, जो उस नारे के समाज से आने वाले नेता थे, जब उनको उस 85% 90% ने समर्थन वोट नहीं दिया, जब ईवीएम का आंदोलन करने वाले भानु प्रताप सिंह को 90% 85% पूछने नहीं गया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत बड़ा एक राजनीतिक चेहरा बन जाते। तो वह समाज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कितना यकीन करेगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके लिए खुद राहुल प्रियंका को भी खुलकर बात करनी पड़ेगी। समाज में जहां कहीं जो कचरा कीचड़ है, सब पर प्रहार करना पड़ेगा। तो अब वो दौर आ गया, वो समय आ गया, परीक्षा की घड़ी आ गई कि देखा जाए कि यहां तो ईवीएम नहीं है ना, संसद में तो ईवीएम है नहीं। अब देखा जाए कि यहां मोदी के तरफ ज्यादा लोग होते हैं कि राहुल, अखिलेश, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी की तरफ ज्यादा लोग होते हैं। यह देखना है, हम लोग इस बात को बहुत बारीकी से देखें और जिस दिन मतदान होगा उसी दिन देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आज से जब तक ये विधेयक पेश होता है और वोटिंग होती नहीं है, तब तक आप देखते रहिए, नजर लगाए रखिए, क्योंकि इस समय हलचल बहुत तेज है। ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, तो शिवसेना ने कट्टर हिंदुत्व की बात उठा दी है। केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के आमने सामने की ठन गई है। तो जैसे धारा 370 हटाने का बिल पास हुआ था, कहीं अगर ऐसा होता है तब आप ये मानने को जरूर तैयार हो जाएंगे कि द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर पंकज त्रिपाठी जो देखते हैं और बताते हैं, राजनीति को समझने के लिए वही निगाह जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से अपना सुझाव विचार जरूर दीजिएगा। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।